हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है प्राणभय स्रोतस के मॉडर्न कोरिलेशंस। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा की डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्रोंकियल अस्थमा इज करेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक, आपको फोकस रखना है, एपिसोडिक एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। का मतलब है कि रुक रुक के ऐसे कोई पेशेंट है या कोई भी पर्सन है, वो क्या है, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तो ब्रीदिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर उस पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है तो ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर होगा क्या, ट्रेकिया की जो साइज है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, म्यूकस आ जाता है। म्यूकस आने की वजह से जो ट्रेकिया की साइज है वो कम हो जाती है। कम होने की वजह से क्या है, जो पाथवे एयर फ्लो के लिए बनाया गया है, या जो एयर फ्लो के लिए, जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं तो जो एयर है वो नॉस्ट्रल से होकर लंग्स तक जा रही है बाया ट्रेकिया। लेकिन अगर किसी वजह से जैसे कोई भी एलर्जन या किसी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हुई और ट्रेकिया का साइज कम हो गया, तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एयर फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, लेकिन कैसा होगा, एपिसोडिक, रुक रुक के होगा। उसी को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा। विच एट लीस्ट इनिशियली इज फुली रिवर्सिबल। ये इनिशियली तो फुली रिवर्सिबल यानी कि चेंज मतलब ठीक हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है। फिर उसके बाद है क्लिनिकली अस्थमा प्रेजेंट एज पैरोक्सिज्म ऑफ डिज्निया। क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर हम हमारे पास कोई भी पेशेंट आ रहा है तो हम उसको अगर बोल रहे हैं कि अस्थमेटिक पेशेंट है, तो उसके लिए कम से कम ये 3 चीजें तो उसके अंदर होनी चाहिए, डिज्निया, वीजिंग एंड कफ, कफ होना चाहिए, और जब वो ब्रीद करेगा तो वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए। ये 3 चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा है, डिज्निया, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और कफ भी है साथ साथ, तो हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि पेशेंट अस्थमा का है। इटियोलॉजी क्या हो सकती है, मोस्टली जो ब्रोंकियल अस्थमा है, कहीं का भी अस्थमा है, वो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। तो एलर्जन है, जैसे पोलन है या हाउस डस्ट, कई लोगों को बहुत जल्दी एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो पोलन की वजह से अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो गई, जैसे कोई पोलन है वो इनहेल करके पहुंच गया, ट्रेकिया तक पहुंच गया, तो वहाँ पर क्या है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो एलर्जन में क्या क्या कारण हो सकता है, पोलन हो सकता है, हाउस डस्ट की वजह से भी हो सकता है, ड्रग्स लाइक NSAID, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती हैं उनकी वजह से, और मेनली जो ड्रग बताई है वो है एस्पिरिन। इसकी वजह से क्या है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शुरू हो जाती है। इसकी वजह से क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा देखने को बहुत कॉमनली मिलता है। इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर का इनहेलेशन, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा में बैठे हैं तो वो भी, उन पेशेंट के लिए भी वो भी क्या है, अस्थमेटिक हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर कोई वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी अस्थमा देखने को मिल सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, इंटरमिटेंट रिवर्सिबल अटैक ऑफ डिस्निया, रुक रुक के आएंगे, तभी तो यहाँ पर एपिसोडिक बोला और यहाँ पर इंटरमिटेंट बोला, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं आते हैं, रुक रुक के आते हैं। डिस्निया होगा, वीजिंग एंड कफ लिख लीजिएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कफ लिख लेना है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरमिटेंट और रिवर्सिबल होंगे, यानी कि चेंज, वो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू यही कंडीशन बनी रहेगी, रुक रुक के आएगा। हैवीनेस एंड टाइटनेस इन चेस्ट रीजन, हैवीनेस क्योंकि इन्फ्लामेशन चल रहा है ट्रैकिया के अंदर, जिसकी वजह से चेस्ट के अंदर क्या होगा, हैवीनेस की फीलिंग आएगी। और क्या है, जो इन्फ्लामेशन में क्या होगा, कफ का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, म्यूकस ज़्यादा बनेगा, उस म्यूकस की वजह से जो विंड पाइप है, ट्रैकिया है, उसकी साइज छोटी हो रखी है, लेकिन वो जैसे ही क्या है, उसको कफ आएगा तो कफ के साथ क्या निकलेगा, बाउट्स, जब भी वो उसको खांसी आएगी तो बाउट्स ऑफ कफ निकलेंगे, क्योंकि ट्रैकिया के अंदर काफी सारा म्यूकस भरा हुआ है। ड्यूरिंग एक्यूट अटैक द पेशेंट में बी रेस्टलेस, जैसे ही एक्यूट रेस्टलेस क्यों होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, डिज्निया की कंडीशन हो रही है, प्रॉपर वो ब्रीद नहीं कर पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा, इसलिए रेस्टलेस होगी और एनेक्सियस वो पेशेंट हो सकता है। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में हम ब्लड टेस्ट करवा के देखेंगे, TLC DLC और TEC। एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे करवा के देखेंगे। स्पुटम एग्जामिनेशन से क्या है, एलर्जिक रिएक्शन का पता चल जाएगा। और
पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट स्पायरोमेट्री करवा के इसके अंदर देखते हैं। तो ये ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर आपको कुछ तो इन्वेस्टिगेशन याद रखने हैं, 2-4 नाम, क्योंकि 2 नंबर में कई बार आपके एग्जाम में इन्वेस्टिगेशन पूछ लिए जाते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा के इन्वेस्टिगेशन बताइए, और या क्लिनिकल फीचर। मेनली तो यही 2 चीज़ें बार बार 2 नंबर के अंदर पूछी जाती हैं, बाकी मॉडर्न से इतना कुछ आएगा नहीं। फिर सेकंड है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? ब्रोंकाइटिस इज डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अंदर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन, वहां पर अभी हमने अस्थमा में पढ़ा, वहां एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन था, यहाँ पर एयर वे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। दोनों को ध्यान से देखिएगा, दोनों लाइन को। विच डज नॉट चेंज मार्कली ओवर सेवरल मंथ, यानी कि कंटिन्यूअस कुछ महीनों तक ये कंडीशन अगर कंटिन्यू बनी रहे, जिसकी वजह से जो एयरवे है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो वो कंडीशन ब्रोंकाइटिस बोली जाती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज फॉर्मली डिफाइंड व्हेन अ कफ एंड स्पुटम अकर ऑन द मोस्ट डेज फॉर एटलीस्ट 3, यानी कि क्या है, अगर कंटिन्यूअस 3 दिन तक अगर कंटिन्यूअस खांसी बनी रहती है, या फिर 3 मंथ तक अगर कंटिन्यू किसी को कफ बना रहता है, खांसी कंटिन्यू 3 महीने तक, जैसे अगर नॉर्मल किसी को ऐसे ही कफ हुआ है, खांसी हुई है, तो वो क्या 5-6-7 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर किसी को जो कफ हुआ है वो कुछ दिनों से लेकर और 3 महीने तक, एटलीस्ट 3 मंथ तक तो बोला ही गया है, और उसके बाद 2 साल तक अगर ये कंटिन्यू बना रहता है, वो क्रोनिक कफ में चेंज हो जाता है, और साथ साथ उसके स्पुटम भी आता है, तो हमको श्योरिटी से कह देना है कि इसको ब्रोंकाइटिस है। वापस पढ़ते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज फॉर्मली डिफाइंड व्हेन अ कफ एंड स्पुटम अकर ऑन मोस्ट डेज फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, कुछ दिनों से लेके 3 महीनों तक, और कुछ महीनों से लेके अगर वो 2 साल तक कंटिन्यूस ये कंडीशन बनी रहती है, स्पुटम के साथ, कफ के साथ स्पुटम कंटिन्यू, कफ स्पुटम अगर आ रहा है, तो उसको ब्रोंकाइटिस समझना है। किस किस वजह से इसकी इटियोलॉजी क्या है? टबैको स्पुटम से, टबैको स्मोकिंग से। इससे क्या है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से कंटिन्यू इन्फ्लेमेशन होगा, तो म्यूकस बनेगा, म्यूकस बनेगा तो उसको जो कफ होगी, और जो म्यूकस उसको बार बार साथ आएगा। आउटडोर एंड इंडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि ये जो मोस्टली जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं वो मोस्टली एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होते हैं। और रिकरेंट, अगर किसी को क्या है, बार बार किसी को इन्फेक्शन हो, ज़्यादातर ये डिजीज बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर डाउन होती है। और कैनाबिस स्मोकिंग, अगर कोई भांग की स्मोकिंग कर रहा है, टबैको स्मोकिंग कर रहा है, या फिर बार बार किसी को इन्फेक्शन होते हैं, तो उसको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर में क्या है, कफ विद स्पुटम, कफ खांसी रहेगी, लेकिन साथ साथ क्या है, स्पुटम भी आएगा। अब उसको क्या है, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, इसलिए ब्रीथलेसनेस रहेगी। पिटिंग इडिमा में बी फाउंड, अगर इन्फ्लामेशन, क्योंकि इडिमा इन्फ्लामेशन की अगली कंडीशन होती है, अगर इन्फ्लामेशन कंटिन्यू कई टाइम तक बना रहेगा, तो क्या है, इडिमा उसके अंदर देखने को मिल सकती है। चेस्ट का जो, ये आपको याद रखना है, इसके अंदर चेस्ट कैसी हो जाती है, बैरल शेप्ड हो जाती है। इसके अंदर जो चेस्ट का जो शेप है वो बैरल शेप हो जाता है। ऑन ऑस्कल्टेशन बेसल क्रेपिटेशन में भी फाउंड, जब भी हम जो है स्टेथोस्कोप लगा के लंग साउंड सुनते हैं, वहाँ पर क्रेपिटस साउंड सुनाई लगती है। क्रेपिटस, क्योंकि जो है एयर का कंटिन्यू फ्लो है नहीं, उसकी वजह से वहाँ पर क्रेपिटस साउंड आपको बार बार सुनाई देगी। इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, लेकिन पीए व्यू करवाएंगे। फिर उसका करवाते हैं स्पायरोमेट्री टेस्ट और पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट, ये उसके 3 इन्वेस्टिगेशन मेनली करवा के देखते हैं, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये ब्रोंकाइटिस है।